नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। कुर्सी और मंत्री पद की मांग को लेकर कांग्रेस में किचकिच लगातार जारी है। इरफान अंसारी ने राजस्थान की तर्ज पर झारखंड में भी मंत्री पद के बंटवारे की मांग की है और इसे लेकर वे दिल्ली में राहुल गांधी और वेणुगोपाल से भी मुलाकात करने वाले हैं। वहीं इस बार झारखंड में राजनीति गर्म हो चली है। बीजेपी ने कांग्रेस में जारी नराकुश्ती को पॉलिटिकल ड्रामा बताया और आरोप लगाया कि सरकार में केवल जेएमएम की ही चल रही है। इधर जेएमएम ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने मीडिया में बातें रखने को गलत बताते हुए विधायकों की समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिया है। तो ये मानते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। इसे झूठ मूठ का गठबंधन का सरकार का नाम दिया गया है। कांग्रेस की इस सरकार में बिल्कुल नहीं चलती और कांग्रेस के मंत्री जो हैं सिर्फ मंत्री पद और बॉडीगार्ड्स लेकर घूमते हैं। नीतिगत निर्णय में माननीय मुख्यमंत्री या झारखंड मुक्ति मोर्चा उनसे बिल्कुल भी उनके विभाग के मसले में भी सहमति नहीं लेती। और जो कांग्रेस के अंदर खींचातानी चल रही है वो मंत्री पद को लेकर है, व्यक्तिगत आकांक्षाएं को लेकर है और सरकार पूरे तरीके से फेलियर है। इन विधायकों को यह भी पता है जो लोग मंत्री पद के रेस में छूट गए हैं वो भी मंत्री बनने के लिए इस तरीके का नाटक कर रहे हैं। बहरहाल मुझे लगता है ये पूरे तरीके से स्टेट स्पॉन्सर ड्रामा है ताकि सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटा सके। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संगठन के लिए सब लोग प्रयास करते हैं। संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, ज़मीनी स्तर तक संगठन कैसे पहुंचे, और अगर उनको लगता है कि इस तरह की कोई बातें हैं तो उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म है और उस जगह वो अपनी बात रख सकते हैं। कहीं न कहीं अगर किसी प्रकार का कोई बात थी तो वो प्रदेश नेतृत्व से पहले आकर के बात कर लिए रहते, मीडिया में जाने के पहले। तो हमें लगता कि ये बहुत ही उचित कदम होता। लेकिन अगर उनकी कोई शिकायतें हैं, स्वाभाविक तौर पे वो भी बड़े लोग हैं, विधायक हैं, तो हमें लगता है कि बहुत जल्द उनकी समस्याओं का भी समाधान जो है पार्टी कर देगी। और झारखंड में रामनवमी जुलूस निकाले जाने का समय बढ़ा दिया गया है। अब शाम 6 बजे के बजाय रात के 10 बजे तक रामनवमी का जुलूस निकाला जा सकेगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इसे पार्टी के दबाव में लिया गया फैसला बताया है। वहीं जेएमएम ने इसे कोरोना के घटते संक्रमण के बाद दिया गया फैसला बताते हुए बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सरूल के समय भी हमने कहा था कि जनजातीय समाज का सबसे बड़ा यहाँ का पर्व है, उस समय भी समय सीमा बढ़ाई जाए। उस समय राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया, लेकिन हमने निरंतर दबाव बनाकर रखा और अंततः राज्य सरकार ने समय को 10 बजे तक का किया है। लेकिन आप इसे देखिए कि क्या राज्य सरकार जो अपना दायित्व है वो निर्वाह कर पा रही है, सुरक्षा दे पा रही है। खुटी में जो घटना हुई, जिस तरीके से उस जुलूस में लोगों के साथ मारपीट की गई और तरह तरह की घटनाएं हुई, उसके बाद वहां लोगों ने निर्णय लिया कि हम जुलूस ही नहीं निकालेंगे रामनवमी का। तो प्रशासन क्या तैयार है पूरे तरीके से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए? भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मामलों में राजनीति करने का प्रयास करती है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार का ये सोच नहीं है। सरकार के लिए सभी लोग बराबर हैं और सरकार उस अनुरूप निर्णय लेती है और इस निर्णय का स्वागत होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से इस पूरे निर्णय को लिया गया है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए और सभी लोग मिलजुल करके और इस त्योहार को मनाएं, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकले, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है। 22 अप्रैल तक लालू की जमानत पर सुनवाई टली है। सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का अंतिम मौका दिया गया है। वहीं जमानत पर सीबीआई की ओर से ऑब्जेक्शन भी किया गया है। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू को 5 साल की सजा हुई है और अब जमानत के लिए लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई। कृष्ण मोहन प्रसाद समेत 4 लोगों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई जो है वो टल चुकी है। 22 अप्रैल तक लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई टली है। सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का अंतिम मौका दिया गया है। जमानत पर सीबीआई की ओर से ऑब्जेक्शन किया गया था। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू को 5 साल की सजा हुई है और इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव
लगातार जमानत की अर्जी लगा रहे हैं। जमानत के लिए लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट से गुहार भी लगाई है। कृष्ण मोहन प्रसाद समेत 4 लोगों को हाईकोर्ट से यहां पर जमानत मिल चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई जो है वो 22 अप्रैल तक टल गई है। और ये 11 मार्च को जो है सीबीआई को काउंटर फाइल करने के लिए टाइम दिया गया था। उन लोग ने आज तक काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल किया, तो कोर्ट से प्रेयर किया कि एक लास्ट चांस दिया जाए तो फाइल द काउंटर एफिडेविट। कोर्ट ने उनके दलील को मानते हुए उनको 1 हफ्ता का समय दिया है और केस को 22 तारीख को फिर फिक्स किया है हियरिंग के लिए। कोविड संक्रमण का संकट खत्म होने के बाद इस बार देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन हो सकता है। इसे लेकर देवघर डीसी लगातार मंदिर परिसर और उसके आसपास की सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। डीसी ने मंदिर प्रशासनिक कार्यालय में बैठक की, जिसमें तैयारियों पर चर्चा के साथ ही मंदिर कैंपस को थर्मोकोल के बाद प्लास्टिक फ्री बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र दर्शनम की कतार के साथ ही सामान्य श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था सही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सावन के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या और सुविधा बेटर कर सकते हैं उसके संबंध में, और खासकर शीघ्र दर्शन का क्यू जो है, क्यू और नॉर्मल क्यू जो है उसको कैसे हम लोग अलग अलग रखें और शीघ्र दर्शन के लिए और थोड़ा ज़्यादा होल्डिंग एरिया हम लोग बनाएं, और प्लास्टिक फ्री इसको बनाने के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर के कैंपस को प्लास्टिक फ्री आने वाले। और वहीं रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के सरैया टोला में पिछले 44 साल से चैती दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। 1978 से चली आ रही दुर्गा पूजा की थीम इस बार कुछ खास है। यहां पूरे पंडाल और परिसर को झारखंड के ग्रामीण परिवेश के अनुरूप ढाला गया है। पंडाल में आते ही लोगों को गांव की तस्वीर देखने को मिलती है। बंगाल से आए कलाकारों ने ग्रामीण परिवेश को सुंदर तरीके से जीवंत किया है, जिसे देखने काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से हमारे सहयोगी जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के सरैया टोला में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, दरअसल यह चैती दुर्गा पूजा का पंडाल है, जिसे ग्रामीण परिवेश में ढाला गया है, गाँव के जैसा बनाया गया है और इसमें खस और अन्य तरह के बांस का उपयोग किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह की कलाकृति को दर्शाया गया है। भगवान बिरसा मुंडा का स्टैचू है, उसके ठीक बगल में नगाड़ा बज रहा है। यहाँ देख सकते हैं गाँव में पहले कैसे पेड़ के नीचे लोग रेस्ट करते थे, खटिया पे, उसको दिखाया गया है। इसके ठीक बगल में छोटा सा होटल गाँव का कैसा होता था उसे दिखाया गया है। इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं पहले गांव में मदारी आते थे, सांप का खेल दिखाते थे, उसको दिखाया गया है। गांव का चिकित्सालय कैसा होता था उसे दिखाया गया है। इसके ठीक बगल में गांव का जो मंदिर होता है उसे दिखाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं गांव का पाठशाला, गुरुजी यहाँ पढ़ा रहे हैं और बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। गांव में किस तरह से सब्जी बेचने की दुकान होती थी उसे भी दिखाया गया है। और गाँव में मिट्टी के चूल्हे पे किस तरह से पहले खाना बनाया जाता था उसे दिखाया गया। उसके ठीक बगल में चापाकल है और खेती किसानी के लिए किसान जो अपने हल बैल के साथ। देखिए, जो हमारा गांव का परंपरा है, जो रहन सहन है, उसको हम लोग प्रदर्शन के रूप में इसको दिखाए हैं। जो हमारा पुरानी जो कल्चर है, जो बहुत पहले से हम लोग को चलते आ रहा है, और ये पूजा भी लगभग 44 साल, पिछले 44 साल से हम लोग यहाँ आयोजन करते आ रहे हैं। और नया लुक हम लोग दे रहे हैं ताकि यहाँ के आसपास के लोगों को इसे अच्छा लगे। बहुत अच्छे तरीके से बहुत काफ़ी मेहनत लगा है और हम लोग माहौल जनरेट करने की कोशिश किए हैं कि गांव में परंपरा किस तरह से चलता था पहले, उसी को दर्शाया गया है। और 2 साल लॉकडाउन के बाद इस साल लग रहा है कि अच्छा तरीके से हम लोग पूजा कर रहे हैं। आप सचिव हैं, बताइए किस तरह का ये जो इस तरह का आयोजन हो रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है? हमारे गांव सरैया टोला जयनगर में बहुत सुंदर अबर गांव का प्रतिमा बनाया गया है। आसपास के सारे गांव यहाँ पर ही एकलौता चैती दुर्गा पूजा होता है।
बहुत सुंदर तरह तो से बहुत सुंदर होता है, इकलौता चैती दुर्गा पूजा होता है। बताओ कैसा लग रहा है गांव में इस तरह का देख बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या यहाँ खास क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ खास दिख रहा है कि गांव बना सबसे यूनिक बना था। क्या बोल रही थी, क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ सबसे अच्छा लग रहा है कि गांव बनाया गया है, छोटा छोटा बनाया गया, दर्शाया गया है कि अच्छा। ये है वो है। पहले गांव कैसा था उसे दिखाया वैसा गया। दिखाया गया आपको है। कैसा लग रहा है? पहले जमाना में कैसे गांव रहता था वो सब दर्शाया गया है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और देखिए, चैती छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही समापन हो गया। 2 साल तक कोरोना की मार झेलने के बाद छठव्रती नदी घाटों पर उमड़े और भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया। आपको दिखा रहे हैं देवघर, धनबाद, गोड्डा और सिमडेगा की तस्वीरें, जहां छठ व्रतियों के साथ ही श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव से चैती छठ को मनाया। और गोड्डा में कल से रांची के लिए इंटरसिटी ट्रेन सेवा की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर गोड्डा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। रेलवे की ओर से सीएम को भी पत्र लिखा गया है, लेकिन उनके आने पर अभी तक फैसला नहीं हो सका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इंटरसिटी एक्सप्रेस को दिल्ली से ही ऑनलाइन हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं स्टेशन पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के साथ ही विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। पिछले साल उद्घाटन के दौरान हुए झड़प के बाद उद्घाटन से पहले गोड्डा प्रशासन अलर्ट मोड पर है और स्टेशन परिसर में 200 आरपीएफ जवानों की तैनाती की जा रही है। का संचालन है, लगभग 1:45 का टाइम दिया गया है रेलवे से। तो जो भी डिग्नेटरीज हैं सबके आने की सारी तैयारी की जा रही है। मोस्टली हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेज कैसे संचालित होगा, किस एरिया से वीआईपीज़ का मूवमेंट होगा, किस एरिया से लोगों का मूवमेंट होगा, सब हम लोग मार्केट कर रहे हैं। आवश्यक निर्देश दिए हैं, शाम तक उस पर सारा तैयारी हो जाए। और गिरिडीह के गांव प्रखंड के मुड़गड़वा जंगल में चल रहे अवैध माइका खदान पर प्रशासन सख्त दिख रहा है। यहां 4 अप्रैल को माइका खदान की चाल धंसने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई थी। वहीं 4 मजदूर यहां पर जख्मी हो गए थे। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ की अगुवाई में माइका माफिया और अवैध खदान संचालकों के खिलाफ सघन छापेमारी की गई, जिसमें अवैध खदान संचालक शंभू यादव को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने माइका माफिया और अवैध खदान संचालकों को गतिविधि बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। देखिए क्या होता है तो बताना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से वहाँ अवैध माइनिंग का जो कारोबार में जो भी संलिप्तता है, लगातार छापामारी की जा रही है। वन विभाग के सहयोग से वहाँ डोजरिंग का भी काम कराया जा रहा है। इसमें जिसकी भी संलिप्तता है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और धनबाद में अवैध कोयला कारोबार को लेकर अलग अलग स्थानों पर पुलिस, सीआईएसएफ और बीसीसीएल प्रबंधन ने संयुक्त छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी में निरसा थाना क्षेत्र में 5000 बोरा से ज्यादा कोयला के साथ अवैध कोयला लदा एक डंपर को जब्त किया गया। वहीं बागमारा थाना क्षेत्र बेनीडी में भी अवैध कोयला डिपो में भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया गया। इसके साथ ही बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत रामकनाली कोलियरी में कतरी नदी के किनारे अवैध कोयला खनन के मुहाने की भराई की गई। इलीगल माइनिंग की सूचना थी और उसी के हिसाब से इसको भराई कराया गया। ओबी भर के खदान को भरा गया। सूचना मिली थी यहाँ इलीगल माइंस चल रहा है, ऐसी सूचना थी। तो प्रशासन था, थाना था, सीएसएफ था, सपोर्ट किया। हाँ, आगे की कार्रवाई चलता रहेगा अभियान। जैसे जैसे व्यवस्था मिलेगी प्रशासन से सहयोग मिलेगा, सीएसएफ रहेगा, लोकल नेता का सपोर्ट रहेगा, तो ये कार्रवाई चलती रहेगी। और गढ़वा में धुर्की थाना क्षेत्र के मिर्चैया गांव में आहार के नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृत बच्चों के नाम अंकुर यादव और निरोध यादव हैं। दोनों बच्चे नहाने के दौरान आहर में डूब गए थे। इधर घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर फैल गई। वहीं धुर्की बीडीओ भी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को सरकारी लाभ का भरोसा देते हुए सांत्वना दी।
कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लास के कारण एडमिशन न कराना अब अभिभावकों को भारी पड़ रहा है। निजी स्कूलों की मनमानी से वैसे भी पेरेंट्स त्रस्त हैं, ऊपर से अगर किसी बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराना हो तो बगैर पैरवी या फिर डोनेशन के संभव नहीं दिखता। मुख्यमंत्री को किए गए ट्वीट में एक पिता ने शिक्षा मंत्री और डीसी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अब तक फरियाद अनसुनी है। कि मेरा 9 वर्ष का जो बेटा है वो पिछले 3 सालों से घर में बैठा हुआ है। मेरे साथ काफ़ी दुर्घटना घटी, कोरोना हो गया, 1 महीना मैं हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जैसे रिकवर होकर आया मेरा पैर टूट गया, 6 महीने मैं बेड में रहा। इसी कारणवश मैं आगे बच्चे की पढ़ाई नहीं कर पाया। ये दर्द है उस पिता का जो चाहकर भी अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा है, क्योंकि स्कूल वाले एडमिशन लेने से ही इनकार कर रहे हैं। रांची के सैयद कामरान लोअर बाजार थाना क्षेत्र के गुदड़ी चौक के पास किराए के मकान में रहते हैं। कोरोना काल में हादसे और नौकरी छूट जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे आयान का नाम स्कूल से कटवा दिया था। बस यही चीज उन्हें महंगी पड़ गई। अब स्थिति ठीक होने पर जब वे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो स्कूल वाले दरवाजे से ही उन्हें लौटा देते हैं। बेटे के लिए कामरान सीएम से लेकर शिक्षा मंत्री और डीसी तक को ट्वीट कर चुके हैं। हर बार मदद का आश्वासन मिलता है, लेकिन वो कोरा ही साबित होता है। मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय डीसी महोदय जो हैं हमारे, उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया थोड़ा इस मामले में भी ध्यान दें कि क्या मध्यम वर्ग का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता? क्या अगर एडमिशन लेना है किसी स्कूल में तो क्या मुझे बहुत पावर की ज़रूरत होगी, बहुत पैसे की ज़रूरत होगी? मैं सरकार से पैसे की मदद नहीं मांगता, पर इतना मदद मांगता हूं कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके, जो मैं अभी तक प्रयास कर करके विफल हो गया हूं। पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले आयान की भी पढ़कर अच्छा इंसान बनने की चाहत है और इसके लिए वे भी प्रशासन से गुहार लगा रहा है। जी बहुत मन करता है। नहीं, एडमिशन नहीं हो पा रहा। जब भी पापा 2-3 बार लेके गए स्कूल, बहुत सारे 2-3 स्कूल लेके गए, पर सब लोग भगा दे रहे पापा को। गार्ड लोग बोल रहे कि नहीं अंदर जाने देंगे और भगा दे रहा है। जी मुझे जेवियर में एडमिशन करा दीजिए। न्यूज़ 18 ने जब इस मामले पर रांची डीसी से बात की तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। राइट टू एजुकेशन में कुछ प्रावधान हैं जिसमें कि प्राइवेट स्कूल्स को भी उन नियमों का पालन करना है। अगर उन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो जिला प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगी। ट्वीट पर लगातार मिल रहे आश्वासन और डीसी की ओर से मामले में सहयोग का भरोसा कामरान के लिए कितना कारगर साबित हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आयान को इंतजार है फिर से स्कूल में एडमिशन का, ताकि एक बेहतर इंसान बनने का उनका सपना पूरा हो सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और देखिए, पूर्वी सिंहभूम में घरों तक पानी की सप्लाई करने के लिए 17 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन लोगों को आज भी पुराने सिस्टम के अनुसार ही पानी मिल पा रहा है और लोगों को सीधे डीप बोरिंग के पंप से पानी की आपूर्ति की जाती है। यानी 17 करोड़ के खर्च से बनी पानी टंकी में 17 झोल हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया नगर पंचायत में जब ये पानी की टंकी बनी, लोगों को लगा कि अब उनके घरों में 24 घंटे पीने का पानी मिलेगा, मानो उनका सपना पूरा हो गया हो। लेकिन 17 करोड़ खर्च होने के बाद भी घरों तक 24 घंटे पीने के पानी पहुंचने का सपना अब भी सपना ही है। जुस्को द्वारा बनाए गए इस पानी की टंकी से पानी कब मिलता है पता ही नहीं चलता। इसमें कोई फायदा नहीं मिलता, बेकार है। कंपनी जो बनाया लेकिन सही ढंग से नहीं बना पाया है, इसमें बहुत गलती है। पानी भी अभी तक हम लोग को कोई सप्लाई नहीं दिया है और पानी भी नहीं देखे हैं कि टंकी में है बोल के, ऐसा ही खाली पड़ा हुआ है। पूरे झारखंड में था, लेकिन ये साबित हो चुका है अभी तक जो 21-22 हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन ये हाथी का दांत है, दिखावा है। इसमें अभी तक ना तो किसी का घर में पानी मिल रहा है और जो सुविधा देना था वो सुविधा अभी भी हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में वंचित है। करीब 18,000 की आबादी की प्यास बुझाने के लिए नगर विकास विभाग ने साल 2017 में लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना शुरू की थी। लेकिन इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद पानी टंकी की पाइपलाइन को पुराने पीएचईडी के पाइपलाइन से जोड़ दिया गया। यानी एक ही पंप से पानी टंकी को भी भरना है
और उसी पंप से सीधे लोगों के घरों तक पानी भी पहुंचाना है। ऐसे में पंप सिर्फ सुबह शाम चलता है। ये तीनों टंकी का पानी कब सप्लाई होता है, कब भरता है, कब निकलता है, कब जनता के बीच में इसको सप्लाई करता है, किसी को पता नहीं है। ये पूरा मनमर्जी ये लोग करता है। और सबसे बड़ा बात है कि जिसको का जो काम हुआ है, जो नया पाइपलाइन बिछा है, सबका घर में कनेक्शन दिया गया है, लेकिन कनेक्शन अभी किसी को जोड़ा नहीं गया है। आधा आदमी का मीटर चोरी हो गया, आधा आदमी ऐसे टांग के रखा है। पानी का जो सोर्स है वो एक ही है। योजना ज़रूर अलग लाई गई, जिसको की जो योजना थी, लेकिन उसमें सोर्स एक ही है। अब आज के दिन में अगर हम लोग पुराना पाइपलाइन बंद कर दिए रहते तो दिक्कत नहीं होती, नया पाइप से सप्लाई हम लोग दिला देते। लेकिन कुछ वजह ऐसी रही कि पूरे नए पाइपलाइन पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं हो पाए। कुल मिलाकर 17 करोड़ खर्च करने के बाद भी लोगों को पहले की तरह ही सिर्फ सुबह शाम ही पानी मिल पाता है। यानी घर तक पाइपलाइन बिछ जाने के बावजूद चाकुलिया के लोगों के घरों तक 24 घंटे पीने के पानी का सपना अधूरा ही है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और वहीं जामताड़ा में कल्याण विभाग की ओर से बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। विभाग की ओर से बाघा 16 में एसटी आवासीय स्कूल का संचालन किया जा रहा है, लेकिन स्कूल की जर्जर हालत से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आवासीय विद्यालय के कमरे जर्जर हैं, छत का प्लास्टर कभी भी गिर सकता है। ऐसे में रसोई घर और ऑफिस में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। स्कूल में न तो शौचालय की सुविधा है और न बिजली पानी की। पानी के लिए केवल एक चापाकल ही है। वही पूरे मामले पर जिले के आईटीडीए निदेशक ने जिला कल्याण पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद स्कूल की दूसरे जगह शिफ्टिंग की जाएगी। विद्यालय 1986 में स्थापना किया गया था और तब से उसी स्थिति पर अभी भी विद्यालय चल रहा है। विद्यालय में कुल अभी 60 बच्चे हैं वर्तमान में, और बिल्डिंग जो है वो जर्जर घोषित किया जा चुका था पूर्व में, लॉकडाउन के समय में। तो 4 फरवरी से स्कूल खुला है, हम लोग तभी से विद्यालय को संचालन कर रहे हैं। तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा, जितना शीघ्र हो इस पर उचित से उचित विचार किया जाए और हमारे क्षेत्र के बच्चों का भविष्य को सुरक्षित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लें। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।